लैंडिंग जॉन तो हमने कल ही वो कर दिया था ना, डिकमीशन। तो दोबारा बोलो। लैंडिंग जॉन तो डिकमीशन कर दिया था ना कल। अच्छा कर दिया है, फिर ठीक है। नहीं नहीं, मैंने नहीं करा था। ये तो आपने अकाउंट वहां से हटाया ना, तो हुआ ये। हाँ, मैं तो उसको वैसे ही रखा था। अच्छा अच्छा, डिकमीशन नहीं किया था। नहीं, आप देखो, आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी शायद, एक मैंने भेजी इस अकाउंट नंबर पे ना। अच्छा, दोबारा देख लो। ईमेल एड्रेस चेक करना कह रहा है। लॉग आर्काइव अकाउंट देखो वो हो गया ना, हम्म। स्टक हो गया, तो काम ही नहीं कर पा रहा, उसकी फंक्शनलिटी में इशू आ गया। ये सर सिक्योरिटी में 2 अकाउंट है, जैसे ऑडिट और लॉग आर्काइव दोनों आएंगे ना। ऑडिट और लॉग आर्काइव, हाँ। हम जैसे कंपनी में जैसे कोई टेस्टिंग करते हैं, जैसे कुछ करते हैं, वो सैंड बॉक्स में तो आएगा वो वाला अकाउंट, या उसके लिए हाँ, कुछ अलग से भी सैंडबॉक्स के खुलना लिए है? अलग 2 सैंडबॉक्स अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको। मतलब अकाउंट होंगे, वो सेपरेट अकाउंट होंगे, बट हाँ डेवलपमेंट का पार्ट होंगे। तो जैसे आपने एप्लीकेशन में बना लिया उसको, अब हम टेस्टिंग फेज में डाल रहे हैं, तो वो सैंड बॉक्स में आ जाएगा ना। करेक्ट। ठीक है, तो मतलब ये तुम्हारे पास ये इशू आ रहा है ना, ये तो क्लियर है, ये मतलब अगर आप इसको फिक्स कर दोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करें। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने एक्सेप्ट किया, देखना एक बार रिफ्रेश करना पेज। चलो इसको रिपेयर करोगे तो अभी हो जाएगा। दोबारा से ही सब करना पड़ेगा इसको थोड़ा बहुत। बिल्कुल। चलो सर टॉपिक्स पे आ जाओ। डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। उस दिन सर हम जैसे वैफ कर रहे थे, वैफ नहीं हुआ था शायद हमारा। अरे यार ये क्या हो गया। जैसे शील्ड और वैफ देख रहे थे ना। हाँ वेफ करेंगे, वेफ करेंगे। वेफ की तुम्हें मैंने लैब तो दिया, वेफ करोगे ना, लैब लैब तो करो एक बार। बहुत सिंपल है वेफ का, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है। वेफ कर लेंगे लेकिन एक बार लैब तो करो। वो कहाँ ठीक गया। ठीक। क्लास lambda and squares creating cloud। हाँ ये वाला है ना। ठीक है, डिजाइनिंग फॉर रिलायबिलिटी।
अब एक बात बताओ, डिजाइनिंग फॉर रिलायबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? रिलायबिलिटी आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि सिस्टम आपके हाईली रिलायबल रहे या हाईली अवेलेबल रहे? रिलायबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। तो अभी तक के नॉलेज के अकॉर्डिंगली आप बताओ कि किस तरीके से आप इंश्योर कर सकते हो कि आपके जो एनवायरनमेंट है वो रिलायबल है। इस टू इंस्टांस जो है अलग अलग एजी में होने चाहिए, अलग अलग एक रीजन हो एक सकते एक हैं। एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो। तो रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो रिलायबिलिटी, अब रिलायबिलिटी अलग अलग चीजों के लिए, EC2 के लिए भी है, RDS के लिए भी है ना। ये दो प्राइमरी होते हैं, ठीक है। कंटेनर्स भी इसी का ही पार्ट होगा, कंटेनर्स हो सकते हैं, ठीक है जी, कंटेनर्स होगा। अब आप बताओ, आपने बोला अलग अलग मल्टी एजी में रख सकते हैं, राइट? मल्टी हो गया, मल्टी रीजन हो गए, मल्टी रीजन भी हो सकता है, मल्टी रीजन से और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और लोड बैलेंसर हो गया। लोड बैलेंसर हो गया, ठीक है। और आपका इसमें और कोई चीज? एजी के लिए तो यही मेरे ख्याल से। है ना, ठीक है। मल्टी एजी हो गया, मल्टी रीजन हो गया, लोड बैलेंसर हो गया। बहुत ज्यादा क्रिटिकल है मल्टी एजी एंड मल्टी रीजन, ये भी हो सकता है ना। एप्लीकेशन मल्टी अवेलेबिलिटी जोन में भी है, अवेलेबिलिटी जोन में है अगर तो एक रीजन के लिए है, लेकिन अगर आपको ज्यादा क्रिटिकल हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप दो रीजन में रख सकते हो। लेकिन अगर दो रीजन में रखोगे तो भी कॉस्टिंग तो डबल हो रही है, लेकिन डेटा लेटेंसी आ गई, है ना। हम्म, तो लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए फिर मल्टी एजी मल्टी रीजन भी कर सकते हो, ठीक है। लोड बैलेंसर हो गया आपका, बढ़िया है। मल्टी रीजन हो गया, ठीक है। मल्टी एजी हो गया, ठीक है। डेटाबेस में क्या कर सकते हो? डेटाबेस में भी वही कर सकते हैं, मल्टी एजी मल्टी कर एजी, सकते हो, मल्टी एजी। मल्टी एजी फेल ओवर कर सकते हो, है ना। हम्म, रीड रेप्लिका कर सकते हो, हम्म, ठीक है। रीड रेप्लिका इन अदर रीजन कर सकते हो। S3 में भी होगा। S3 में कैसे कर सकते हो? क्रॉस रीजन S3 में तो रेप्लिका बना सकते हो, रेप्लिकेशन ही कर सकते हैं। क्रॉस रीजन रेप्लिका कर सकते हो, वर्जनिंग कर सकते हो, हम्म, ठीक है। RDS या डेटाबेस में इसमें क्या कर सकते हो? डायनामो डीबी, है ना। डायनामो डीबी, इलास्टिक कैशे, इन सब में ये चलेगा, ठीक है। मल्टी एजी फेल ओवर, रीड रेप्लिका इन अदर रीजन, और क्या कर सकते हो? पॉइंट इन टाइम रिकवरी कर सकते हो, है ना। पॉइंट इन टाइम रिकवरी भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? बैकअप ले सकते हो, ठीक है। बैकअप हो गए, स्नैपशॉट्स, शेड्यूल, RDS में भी बैकअप लोगे, सकते हो। S3 में क्या कर सकते हो? बैकअप होता है, नहीं होता, वर्जनिंग होती है वहां पे। क्रॉस रीजन रेप्लिका कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास है। चलो देखते हैं कि हम कितने सही हैं। डिजाइनिंग फॉर रिलायबिलिटी, making your architecture more reliable, reliability need to be achieved at every level of your system, है ना। You have to ensure your application is reliable, your software code. You have to ensure your underlying infra hosting your application is reliable. तो जो underlying hardware है वो भी reliable होना चाहिए. At times you also have to account for the reliability of external services that you might be using from your application. Important terms when it comes for reliability. ठीक है। अभी एक चीज और देखो, नेटवर्क लेवल पे भी होती है रिलायबिलिटी, ठीक है। नेटवर्क के लिए क्या कर सकते हो? विद ऑन प्रेमाइज VPN प्लस डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, ये हम्म, नॉर्मली चलता है, ठीक है। या डुअल VPN कनेक्शन या डुअल डायरेक्ट कनेक्ट, ठीक है, ये भी होता है।
हाई रिलायबिलिटी। अब डिजास्टर रिकवरी हो सकती है, ठीक है, इन केस ऑफ मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, उसके लिए आप डीआर भी सेटअप करते हो। तो डीआर में क्या करते हो आप, मल्टी रीजन पे सेटअप करते हो। मेक यूज ऑफ हाईली अवेलेबल सर्विसेज सच एज सिंपल स्टोरेज सर्विसेज एंड डायनामोडीबी। ये सर्विसेज ऑटोमेटिकली क्या है, बाय डिफॉल्ट ही हाईली अवेलेबल है ना, क्योंकि इन सर्विसेज में हमेशा मल्टीपल कॉपीज बैकअप होती हैं बाय अदर अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। तो S3 के हमेशा बैकएंड की 3 कॉपियां बनी होती हैं 3 अवेलेबिलिटी जोन, तो ये ऑटोमेटिकली हाईली रिलायबल है। Here they can't afford to अच्छा मिशन क्रिटिकल के लिए क्या करते हैं, एंड वुड नॉर्मली रीच टू नॉर्मल SLA ऑफ 99.99%। अच्छा ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो SLA की बात करते हो 99.99%। आप मुझे बताओ ऑडिबल, हाँ जी ऑडिबल हो। 99.99% है, ठीक है, 99.99% है, ठीक है, यहाँ मेरी अवेलेबिलिटी 99% है। तो आपके हिसाब से 1 मंथ में कितना डाउन टाइम होगा कौन से वाले सिनेरियो में, अगर 99 में 99% है तो? 1%, हाँ, मतलब कि 1% डाउन महीने टाइम में कितना होगा? 1% डाउन टाउन हो गया कि महीने में एक बार। महीने में एक बार कितना टाइम के लिए? कितने टाइम के लिए तो नहीं पता। बता दो। Then डाउन टाइम इन मिनट्स पर मंथ, ठीक है। देखो ये 99 अगर है तो 1.68 आवर्स का डाउन टाइम है, पर वीक है वो। मतलब ये भी पर वीक है, यानी आपके पास 7 आवर्स का डाउन टाइम, आपकी एप्लीकेशन जो है वो डाउन रही इतने टाइम, ठीक है। और अगर मंथ की बात करोगे 99.9% है तो 43 मिनट्स आपकी एप्लीकेशन डाउन रह सकती है मंथ में, ठीक है। तो 7 आवर्स का डाउन टाइम, अगर आप कहते हो ना 99% अवेलेबिलिटी है तो हमारे पास बहुत है, तो बहुत नहीं है एक्चुअली। क्या है कि अगर वो तब भी आपकी एप्लीकेशन एक्चुअली मंथ में 7 आवर्स डाउन हो रही है, तो अगर आपसे कोई कहता है कि 7 आवर्स आपकी एप्लीकेशन डाउन रहेगी मंथ में, तो आप कह दोगे यार ऐसा क्यों चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, है ना। लेकिन अगर आपसे कहोगे कोई 99% हमारी अवेलेबल है, ठीक है, तो आप कहोगे हाँ ठीक है चल जाएगा, 99% तो अप है ना मेरी एप्लीकेशन। तो अगर आप ऑफिशियली टर्म्स को समझोगे तो देखो कितना डिफरेंस है। अगर 99.95% है तो 21 मिनट का डाउन टाइम है, और ये सब कुछ इंक्लूड करके होता है। मान लो आपने मेंटेनेंस भी चला रखा है, अपग्रेड भी चला रखा है, ठीक है, तो 99.99% लेना बहुत टफ हो जाता है। और अगर आपका 99.99% है तो मतलब 4 मिनट्स का ही डाउन टाइम है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अवेलेबिलिटी में या SLA जब रखते हो तो किस तरीके से रख सकते हो, तो है ना। ये तो अपने तरफ से हम जो है चेंज थोड़ा कर सकते हैं सर ये। नहीं मतलब आप कभी किसी के साथ में, कंपनी के साथ में टाई अप कर रहे हो, है ना, और आप उसका SLA कह रहे हो कि भाई इतना SLA रखेंगे, तो ओके। बी फैक्ट ऑन फैक्ट्स पे रहोगे ना। नहीं तो क्या होगा, आपने बोल दिया कि 99.99% दे देंगे हम तो, और फिर उसका मतलब पता होना चाहिए कि कितना डाउन टाइम आ रहा है। नहीं तो आपने तो कमिट कर दिया 99.99% का, सर 4 ही मिनट का डाउन टाइम मिलेगा आपको, है ना, तो वो चीज गड़बड़ है, ठीक है। ये सर इसमें AWS से कहीं पे ऐसे लिख के देता है कि मैं तो नहीं देखा कहीं। अरे तो इसका मतलब ही यही है ना, 99 आप कैलकुलेट कर लो, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे किसी कोई हम सर्विस ऐसे यूज करते हैं हाँ कन्फिगर सर्विस करिए पे तो। नहीं, सर्विस पे हमेशा वो होता है, SLA होता है, अच्छा। सर्विस पे हाँ SLA होता है, हमेशा होता है SLA, AWS लिख के देता है। कहाँ से पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट से ही पढ़ना पड़ेगा या वहाँ सर्विस तो बिल्कुल आपको देता बिल्कुल, है लिख आप के। डॉक्यूमेंटेशन देखो, AWS का डॉक्यूमेंटेशन देखो, ये देखो अवेलेबिलिटी SLA,
SLA में जाता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे रहता है, बिल्कुल रहता है, हर चीज का। सर्विस में जाओगे आपको एक एक चीज का SLA मिल जाएगा कितने टाइम पे। वही तो कमिटमेंट है, तभी तो बोलते हैं कि वो आप या तो आपको कौन सी सर्विस चाहिए, आपको स्टैंडर्ड चाहिए या आपको ग्लेशियर चाहिए। हर किसी सर्विस का SLA अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं ये एक बात बता रहा था कि मतलब एक SLA को ध्यान में रखना। अब क्या है, here they can't afford to have the system down and would normally need to match SLA of 99.99%. So even if the entire region hosting AWS services go down, they would want to have a plan in place to recover from that failure. तो अगर 99.99% का, तो कितना 4 मिनट का डाउन टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है। रिकवर टाइम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव तो RTO होता है, ठीक है। तो how long will a company wait for a system to be brought back online after a fault has occurred or if the system has gone down? So this is a measurement of time. कौन सा होता है, रिकवर टाइम ऑब्जेक्टिव, RTO. Companies could define that an SLA of just a couple of minutes for mission critical application. 99.99% नॉर्मली इनमें दिया जाता है। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट, कितना टाइम आप रिकवर कर लोगे, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ डेटा लॉस दैट अ कंपनी कैन लिव विद। दिस इज अगेन ए मेजरमेंट ऑफ टाइम। An example is, suppose a database has become corrupt. If the company define an RPO of 30 minutes, that means we should be able to recover the data at least 30 minutes before it become corrupt. समझ रहे हो, मतलब RPO मेरा 30 मिनट्स का है, तो मैं कितने टाइम का डेटा लॉस बियर कर सकता हूँ, 30 मिनट्स का। तो पॉइंट ऑफ टाइम रिकवरी जो हम बात करते हैं, RDS में कितने टाइम की मिलती है, ये RTO RPO का कोई एग्जांपल के साथ थोड़ा समझा सकते हैं? बता तो रहा हूँ। RDS में मिलता है ना RPO, कितने टाइम का मिलता है, पॉइंट इन टाइम रिकवरी जो होती है, 5 मिनट्स की। अगर आपने पॉइंट इन टाइम रिकवरी इनेबल कर रखा है, तो आपका 5 मिनट्स बिफोर तक का डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अगर वो डेटा करप्ट भी हो जाता है, तो उसका ट्रांजेक्शन लॉग से बैकअप इनेबल होता है और आप पॉइंट इन टाइम रिकवरी कर सकते हो। तो रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, जो टर्म है वो क्या है कि आप कितने टाइम तक का बियर कर सकते हो कि भाई मेरा जो, अगर मेरा डेटाबेस या मेरा कोई भी एप्लीकेशन डाउन हुई, तो मेरे पास जो उसका लास्ट स्टेटस है वो 30 मिनट्स पहले तक का आ जाएगा, अगर 30 मिनट्स डिफाइन किया है तो। अगर 5 मिनट डिफाइन किया तो 5 मिनट्स तक का आएगा, ठीक है। तो वी शुड बी एबल टू रिकवर द डेटा एट लीस्ट 30 मिनट्स बिफोर इट बिकम करप्ट। RDS और DynamoDB बोथ सपोर्ट्स पॉइंट ऑफ टाइम रिकवरी। तो ये जब मैं RPO की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम रिकवरी से बात कर रहा हूँ। तो दो टर्म्स हैं, एक है RTO और एक है RPO। RTO ये बताएगा कि सिस्टम बैक आने में कितना टाइम लगेगा, और RPO ये बताएगा कि कितने टाइम तक का डेटा लॉस आप बियर कर सकते हो। तो ये तो ये दोनों ही सर टर्म्स कंपनी बताएंगे RDS में और EC2 में ये दोनों अलग अलग है, इनका मेजरमेंट जो है RDS में, RDS और EC2 में। अलग अलग आपके पास, हाँ मतलब RTO अलग चीज होगा ना हर किसी के लिए। मान लो आपने कोई वेबसाइट खोल रखी है, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि आपके लिए वो उतना क्रिटिकल हो कि आप बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई एप्लीकेशन क्रिटिकल होती है, कोई नॉन क्रिटिकल होती है, तो उसके लिए RTO अलग अलग होंगे। अगर आपका प्रोडक्शन है तो क्रिटिकलिटी अलग तरीके की है, और अगर आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है तो RTO अलग होगा। अब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आपको इफेक्ट नहीं आ रहा, आप कहते हो अगर मेरा 5 आवर्स भी डाउन है तो मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वही एप्लीकेशन आपकी प्रोडक्शन की है, तो आप क्या कहोगे कि भाई मेरी एप्लीकेशन 10 मिनट भी डाउन नहीं होनी चाहिए, राइट। बट ऑन द फैक्ट चीजें होती हैं कि जब ये कंपनी से बिजनेस किया जाता है ना, जो प्री सेल्स की टीम्स होती हैं, तो वो सब यही सब चीजें डिफाइन करते हैं कि सर इतना RTO मिलेगा, इतना RPO मिलेगा, और जितना कम करोगे उसी का कॉस्टिंग उतना उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज उतने ज्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं।
मेक सेंस? तो इसमें सर जैसे मान लीजिए डीआर हम कैसे लगा सकते हैं, डीआर जो है क्रिटिकल आप बताओ, एप्लीकेशंस में? आप बताओ कैसे लगाओगे? अच्छा क्वेश्चन है, डीआर कैसे लगाओगे? हमने अभी तक बात करी है डीआर की। या तो हम कहीं पे कोई और रीजन तैयार करें, एजेडब्ल्यू जैसे मान लीजिए एग्जैक्टली, जीसीपी आपकी में एक या वेब ऐप एज़ोर चल में। रही है, आपकी एक वेब ऐप चल रही है, वो आपके एपी साउथ 1 ए में चल रहा है वेब सर्वर, ठीक है? हम्म, और ये क्रिटिकल एप्लीकेशन है, ठीक है? अब अगर आपको इसका डीआर सेटअप करना है तो कैसे करोगे बताओ? मैं तो अगर यूज करूंगा, अगर एजेडब्ल्यूएस में चल रहा है तो मैं तो जीसीपी में ये बना दूंगा, अगर मेरी क्रिटिकल एप्लीकेशन है तो मैं किसमें बना एजेडब्ल्यू दोगे? जीसीपी एज़ोर में मैं क्यों यूज करूंगा फिर एजेडब्ल्यूएस? फिर तो डीआर का फायदा नहीं हुआ ना। क्यों मान आपको? लीजिए कुछ भी हो सकता, दंगे मच गए, कुछ हो गया वहां पे, कुछ हो गया या कुछ और इंगे है, जैसे रीजन जोन डाउन हो गए, तो हम कैसे करेंगे? मान लो एक रीजन डाउन हो गया, डीआर का मतलब क्या होता है? रीजन, एक रीजन डाउन हो गया आपका पूरा का पूरा, मतलब आप कह रहे हो मुंबई रीजन ही डाउन हो गया, ठीक है? हम्म, पूरा कंप्लीटली डाउन हो गया समहाउ, तो आपके पास क्या होगा? आप किसी और दूसरे रीजन में रखो, सिंगापुर में रखो एक कॉपी उसकी, ठीक है? लेकिन अब जैसे ही आपने सिंगापुर रीजन में रखा तो आपके पास डुअल सर्वर होगा, हम्म, तो सर्वर की तो कॉस्टिंग आपकी कितनी हो गई? डबल हो गई, हम्म, है ना? तो यही है, डीआर इसी तरीके से रखोगे आप, दूसरे रीजन में रखो। लेकिन अगर आपने दूसरे रीजन में रखा तो ये सिर्फ डीआर का पर्पस सॉल्व कर रहा है ना? आप हम्म, चाहो तो आप एक ही अवेलेबिलिटी जोन में भी रख सकते हो, ठीक है? एपी साउथ 1 बी में रख सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या अचीव करते हो? हाई अवेलेबिलिटी यहाँ पे भी अचीव कर रहे हो, ठीक है? लेकिन डीआर अचीव नहीं करते हो यहाँ पे। तो जब भी हम्म। डीआर की बात करोगे तो यहाँ पे जाओगे, ठीक है? अब अगर आपकी मल्टी रीजन एप्लीकेशन में इतनी मतलब क्रिटिकल करेंगे। है, अगर आपकी एप्लीकेशन इतनी क्रिटिकल है, डीआर में नॉर्मली क्या होता है, चीजें डाउन मोड में रहती हैं। डीआर कब यूज होगा? जब एक्चुअली में कुछ डाउन होगा, अदरवाइज क्या रहेगा, डीआर जो है वो यूज नहीं करते हैं। डीआर में सर्विसेज हमारी शट डाउन मोड में रहती है, सर्वर जो है स्टॉप मोड में रहता है, ठीक है ना? डेटा रेप्लिकेट होता रहता है। जब सर्विस, जब कुछ डाउन हुआ तो इसको अप कर देंगे। तो दूसरे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं जाओगे। अगर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे जाओगे तो फिर आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज हो जाएगी, है ना? क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे राउट 53 लगा हुआ होता है। तो राउट 53 से क्या करोगे? पॉइंटर को मूव कर दोगे, राइट? पॉइंटर अभी आपका जा रहा था एक सर्वर पे, आप पॉइंटर को दूसरे सर्वर पे मूव कर दोगे, उतना ही तो करना है। ये तो आईपी चेंज हो जाएगा ना, आईपी का करना चेंज। करेक्ट। सर इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, जैसे मान लीजिए एज, मतलब एज है डब्ल्यू, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, माइट भी ये प्रैक्टिकल पॉसिबल ना हो, जैसे हमने एक पूरा सेटअप बना लिया है किसी पर्टिकुलर उसमें एप्लीकेशन का, उसका एक जो है मतलब जैसे ही वो डाउन हो, जैसे तो वो किसी और रीजन में हाँ होता है ना, करेंगे, चला वो भी जाए। करेंगे। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। वही लॉजिकली आपका टारगेट होता है कि ऑटोमेटिकली चला जाए, ट्रांसफर हो जाए, है ना? तो हम्म, प्राइमरी फेल ओवर किया था ना? हाँ जी, हाँ जी। वो तो प्राइमरी उसके, फेल ओवर किया था, हाँ है, प्राइमरी फेल ओवर किया था, जी हाँ जी। है ना? वहाँ पे ऑप्शन, आप प्राइमरी फेल ओवर सेट करो, राउट 53 में प्राइमरी फेल ओवर सेट करो, राइट? मेक सेंस? हम्म। वेटेज तो सेट ऐसे करो, मतलब कोई ऐसी कोई वेटेज। सर्विस नहीं है वो अपने आप ही ले जाए, ऑटो मोड में ले जाए उसको? तो हमें कॉन्फ़िगर एक बार, मतलब हम चाहते हैं कि ऐसी कोई सर्विस प्री डिफाइंड करके दे एजेडब्ल्यूएस, जिससे हम ऑटो उसको किसी और रीजन पे ले जाए। ऑटो रीजन में लेके जाएगा ना जब प्राइमरी फेल होगा तो। नहीं अगर नहीं, वो आपका तो ऑटो ठीक है। फेल हो, अगर हाँ। आपका फेल ओवर पॉलिसी हम्म। सेट है तो वो तो आपके पास ऑटोमेटिक फेल ओवर है ना। आपका प्राइमरी जैसे ही डाउन होगा, प्राइमरी पे उसके लिए आपने तो लोड मुझे बैलेंस करना है। एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा ना। मैं नहीं चाहता मैं एनवायरनमेंट तैयार करूं, एजेडब्ल्यूएस मेरे लिए तैयार करे। मैंने तो एक बार तैयार करके दे दिया एजेडब्ल्यूएस में, मैं तो पैसा लगा रहा हूँ ना, कंपनी बिजनेस दे रहा हूँ। अभी ठीक है, एजेडब्ल्यूएस की जिम्मेदारी है, वो मुझे करके दे, अगर ऐसा कुछ उसके एंड पे होता है तो। नहीं किसी और, समझे बात, बात नहीं मान समझे, लीजिए दोबारा बोलो। मुंबई रीजन डाउन हो गया पूरा,
ठीक है। क्या तो AWS के लिए मतलब ऐसा ऑप्शन हमें देना चाहिए कि अगर हाईली हमें DR को मेंटेन करना है, मतलब उसमें एक ऑप्शन ऐसे सर्विस डिफाइन करें जिससे हमारा पूरा रीजन विदिन 1 आवर वहां पे शिफ्ट हो जाए। अच्छा, मतलब आप चाहते हो कि आप दूसरा रीजन सेट भी नहीं करें, बस वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, हाँ, अपने आप कर ले अपने आप बूस्ट हो के जाए। लिए। हाँ, ऐसा कुछ क्या नहीं मतलब कि दादा, नहीं, ऐसा क्लाउड में नहीं तो है, ऐसा हो ऐसा नहीं सकता है, है। ऐसा नहीं है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉस्टिंग है ना, उसके पीछे कॉस्टिंग है। डीआर की भी आपकी मल्टीपल टेक्नोलॉजी होती है ना, डीआर आप अलग अलग लेवल की सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो और वहां का इंजीनियर आपके साथ क्यों काम, मतलब ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो एक बार एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा ना डीआर का भी, हम्म, या तो वो AWS करेगा या वो आप करोगे। अब ऐसा तो है नहीं सर्वर आपका पिक किया तो बिल्कुल कॉपी लेना है या कुछ और लेना है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट एप्लीकेशन की भी, हर एप्लीकेशन की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो AWS को नहीं मालूम ना आपका डेटा कहाँ पर है, क्या है, किस की से एन्क्रिप्टेड है, तो वो AWS नहीं करेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि कितना चाहिए ये है। तो जो आप कह रहे हो कि वो कर दे अपने आप सेटअप, वो नहीं होगा, ठीक है। तो डीआर सेटअप इसमें करना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे हम बात करते हैं। इसमें सर ये सर्विस देता है ना AWS इलास्टिक डिजास्टर रिकवरी। हम्म। उसमें देता है ना, डेटाबेस में देता है आपको ऑप्शन, जो आप कह रहे हो वो डेटाबेस में ऑप्शन दिया हुआ ना, एजी मल्टी एजी फेल ओवर दिया हुआ ना, तो वो दिया हुआ है, मल्टी एजी फेल ओवर आपको मिल जाता है। ये इसमें सर ये कह रहा है मिनिमाइज द डाउन टाइम एंड डेटा लॉसेस, फास्ट एंड रिलायबल रिकवरी ऑफ ऑन प्रेमाइसेस एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन यूजिंग अफोर्डेबल स्टोरेज मिनिमम एंड मिनिमम कंप्यूट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टाइम रिकवरी। इसमें ये EC2 ले रहा है KMS और IAM, मतलब इसमें सही से हमें अलाउ करना पड़ेगा एक्सेस के लिए। मेरी बात समझ आई ना आपको, लेकिन कि मतलब हाई अवेलेबिलिटी कैसे अचीव करोगे, हम्म। अलग अलग सर्विसेज में अलग ये अलग वाला लेवल एक पे बार आप कैसे। देखना, ये वाला क्या है मतलब लाइक AWS इलास्टिक डिजास्टर रिकवरी कहाँ पर है वही है, AWS सर्विस है आपकी वो। स्क्रीन पे, आ रहा है कहाँ पर आ रहा है? हम एक मिनट शेयर कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो ना। हम्म। इलास्टिक डिजास्टर, AWS इलास्टिक डिजास्टर रिकवरी, कॉन्फ़िगर इलास्टिक disaster recovery setting and learn how to install the AWS replication agent on your source server, ठीक है। अच्छा, है ना, इंटायर सर्वर को वो रेप्लिकेट करेगा एप्लीकेशन के साथ, कन्वर्सेशन के साथ, ड्रिल्स फॉर्म करेगा। अच्छा, बेनिफिट देगा, हाँ ये नया, रिड्यूस डिजास्टर रिकवरी कॉस्ट, मीट स्टैंडर्ड रिकवरी ऑब्जेक्टिव। ये नया है, पहले नहीं ये था नया शायद। है, वो फिर करना, हाँ कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, मतलब यहाँ पे है सपोर्ट, आगे करो। सेटअप रेप्लिकेशन सर्वर नीडेड, स्टेजिंग एजेंट सपोर्ट, ठीक है। ठीक है, और आगे हो। अच्छा देखो, इसमें क्या है, ये आपके डीआर सेटअप करने के लिए आपको इन्होंने ऑप्शन दिया है, ठीक है। ये अच्छा है, ये हो सकता है नया आया हो, आई एम नॉट अवेयर। तो इसके लिए आप जाओगे आगे, तो यहाँ पे क्या है, ये रेप्लिकेशन सेटअप कर रहा है, मल्टीपल डेटाबेस की कॉपी सेटअप कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये थोड़ा, शायद EC2 के लिए ही है, हाँ ऑब्वियसली, हाँ तो मुझे लग रहा है। वही है, वो आपके सामने ही है, क्योंकि एजेंट तो हम वहीं पे इंस्टॉल कर सकते वहीं हैं पे ना। इंस्टॉल कर सकते हो ना, हाँ। वो RDS कुछ पता नहीं है, नहीं। मतलब ऑब्वियसली वो चीज उस तरीके की है कि अगर आप डीआर सेटअप कर रहे हो, डीआर आप अभी भी आप ही सेटअप करोगे, ठीक है। हम्म आप इसके थ्रू प्लान करोगे, ये पूरा का पूरा सब कुछ नहीं सेटअप कर देगा आपको, ठीक है। हम्म लेकिन EC2 के लिए आपको ऑप्शन दे रहे हैं वहां पे, तो अभी ये क्या कर रहा है, आपके एक सोर्स सर्वर होगा जो आप बता दोगे सोर्स सर्वर कौन से हैं, ठीक है। एक डेस्टिनेशन सर्वर होगा, वो बता दोगे कौन, मतलब डेस्टिनेशन सर्वर कहाँ पे किस रीजन में बना रहे हो।
रेप्लिकेशन इंस्टेंस बनते हैं यहाँ बीच में, तो ये रेप्लिकेशन इंस्टेंस जैसे t3 डॉट स्मॉल लिया इन्होंने। हेलो जी हाँ, रेप्लिकेशन इंस्टेंस जैसे t3 डॉट स्मॉल लिया, ठीक है, तो वो सेटअप किया। आप ये बताओगे डेस्टिनेशन VPC कौन सा है आपका, ठीक है, तो डेस्टिनेशन सबनेट के अंदर वो आपके इंस्टेंसेस कॉपी कर देगा। तो वो सिर्फ इतना ही पर्पज है कि इंस्टेंसेस यहाँ से कॉपी किया सोर्स से और दूसरे में आपको सेटअप कर दिया, बट अगेन बाकी चीजें आप ही को सेट करनी है। नेक्स्ट आप सर्विस एक्सेस, वो सर्विस एक्सेस मतलब रोल के लिए परमिशन देना है। मेरा ज्यादा कुछ बनाया नहीं है। देखो एक बार क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है आपके पास, नहीं आ रहा है। आगे बढ़ूं? हाँ हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम्स पूछ रहा है। आपने ये बता दिया कि किस तरीके की वॉल्यूम चाहिए, कौन सा सिक्योरिटी, देखो अभी भी तुम ही डिजाइन कर रहे हो सब कुछ, है ना, तो ये सिर्फ आपकी इंस्टेंस को कॉपी करने के अंदर हेल्प कर रहा है, लेकिन DR जो है वो आप ही को प्लान करना पड़ेगा। डिफाइन करा लेगा, सेव करके रख लेगा, जैसे कुछ होगा तो वो उसको कहीं और डाल देगा। अब यहाँ पे भी क्या है, वो जैसे पीछे वाले में अगर हम देख रहे थे, यहाँ पे भी वो हमसे एक तो सबनेट ले रहा है, कौन सा सबनेट आपको के लिए बनाना है ना, और यहाँ रेप्लिकेशन सर्वर मतलब कि वो जब रेप्लिकेट करेगा तो वो किस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे करे, क्या बनाए। नहीं 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 नहीं, ये रेप्लिकेशन इंस्टेंसेस है। ये रेप्लिकेशन इंस्टेंसेस क्या होती हैं, ऐसा नहीं होता कि आपका सोर्स है, ठीक है, आपके डेस्टिनेशन में बनाना है, तो ऐसा नहीं होता कि सोर्स से डेस्टिनेशन में सीधा डालना शुरू कर देता है, नहीं। रेप्लिकेशन उसके बीच में एक रेप्लिकेशन सर्वर लगता है, ठीक है, वो रेप्लिकेशन सर्वर सोर्स से डेटा कॉपी करेगा और डेस्टिनेशन पे डालेगा। आप समझे बात को, बीच में एक रेप्लिकेशन इंस्टेंस लगती है, ये वो रेप्लिकेशन इंस्टेंस है, मतलब एज अ मीडिएटर काम करेगा ये। एज ए मीडिएटर काम करता है, बिल्कुल मीडिएटर काम करता है। The recommended practice is to not change the replication server state type unless there is a business need for doing so. ठीक है, क्या मतलब हुआ? कि जो रिकमेंडेड आ रहा है वही आप यूज कर लो, t3 डॉट स्मॉल डाला है तो मतलब वही करो, अच्छा आप चेंज मत करो। ठीक है, नेक्स्ट करो, देखते हैं क्या क्या है। ABS वॉल्यूम टाइप्स, ऑटो कह रहा है, ऑटो वॉल्यूम, ऑटो वॉल्यूम में ठीक है। हाँ वो ठीक है। EBS इंक्रिप्शन पे गए, ठीक है, नेक्स्ट करो। वही कह रहा है कि बेस्ट नॉट टू चेंज द EBS वॉल्यूम टाइप। हाँ नेक्स्ट करो। दिखाना सिक्योरिटी ग्रुप कौन से ले रहा है, अब सिक्योरिटी ग्रुप आप बताओगे कि कौन से यूज करेगा, है ना, बताना पड़ेगा। सिक्योरिटी ग्रुप आप बताओगे, ठीक है, नेक्स्ट कर दो। डेटा राउटिंग एंड थ्रोटलिंग क्या है, ठीक है, तो यूज प्राइवेट IP फॉर डेटा रेप्लिकेशन, ये कर सकते हो अगर आपने VPN या डायरेक्ट कनेक्ट है आपके एनवायरनमेंट में, तो आप वहां से सोर्स हो गया जब ऑन जो प्रेमाइस पे है ना, ऑन प्रीमाइस पे जो है, करेक्ट। या क्लाउड वाले में भी आएगा ये, क्लाउड केस पे। ऑन प्रीमाइस में ज्यादा यूज रहता है इसका, है ना, बाकी अगर VPC पियरिंग है तो वहां पे कर सकते हो उसको, अगर आपने पियरिंग कनेक्शन कोई सेटअप किया हुआ है तो वो कर सकते हो, तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट इन टाइम रिकवरी क्या है, पॉइंट इन टाइम रिकवरी इज अ डिजास्टर रिकवरी फीचर व्हिच अलाउज लॉन्चिंग एन इंस्टेंस फ्रॉम अ source snapshots are not अच्छा, ये वो कह रहा है क्या है कि अगर ये कहता है कि आप क्या कर सकते हो, स्नैपशॉट से भी इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, EC2 इंस्टेंसेस का एक स्नैपशॉट लेके रखेगा बैकअप के उस पर, और वहां से आपको जब आपकी DR जब अप होगा ना, तो वो स्नैपशॉट से रिस्टोर कर देगा। एक बार पढ़ लो उसको, क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्नैपशॉट से रिस्टोर कर देगा। स्नैपशॉट से इंस्टेंसेस लॉन्च होती हैं, पता है ना, AMI से भी लॉन्च होती हैं और स्नैपशॉट से भी होती है। तो स्नैपशॉट्स क्या है, स्नैपशॉट AMI क्या है, AMI इज नथिंग, इट इज ए स्नैपशॉट ओनली, तो वहां से इंस्टेंस आपकी लॉन्च कर देगा। तो रिटेंशन पीरियड कितना रखना है, 7 डेज का आपका स्नैपशॉट रखेगा, ठीक है। ये जो है स्नैपशॉट, ये रेप्लिकेशन सर्वर का रखेगा? नहीं, ये रखेगा सोर्स सर्वर का।
Resource servers are replicated, snapshot taken over time. मतलब क्या करेगा, सोर्स सर्वर का स्नैपशॉट लेके रखेगा क्या, ये वो डेज है कि कितने डेज तक रखना है, कितना ओल्ड होगा। हाँ 7 डेज ओल्ड, आपका जो स्नैपशॉट की कॉपी रहेगी वो 7 डेज ओल्ड तक रहेगी। Type resources tagging to be applied to the source server and application source. पता नहीं क्या चीज है। मैप टैग देखना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जहां तक ये दिखाई दे रहा है टैगिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टैगिंग कॉपी करनी है, ये देख लेंगे। नेक्स्ट करना DRS सेटिंग, हाँ ये दिखाओ, ये है ठीक है। AWS DRS will set the instance type, अच्छा एक्टिव ठीक है। मतलब पहला तो यही है ऑप्शन कि आपका किस तरीके की रहेगी। तो अभी एक तो एक्टिव है, एक्टिव मतलब अप मोड में रहेगी कि जैसे आपका अभी रहेगा तो अब ये कॉपी करेगा इंस्टांसेस को, और उसके बाद अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया हुआ है स्टार्ट इंस्टांसेस अपॉन लॉन्च, ठीक है, तो जैसे आपका DR सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद आपका इंस्टांसेस लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, इसको डिसेबल रखोगे तो DR मोड में डाउन मोड में रहेगी। ठीक है, एक्टिव में क्या है कि DRS का जो इंस्टांसेस टाइप है वो अपने आप सिलेक्ट करेगा, DRS सेटअप कर रहा है कि इंस्टांसेस टाइप कौन सी है। लॉन्च टेम्पलेट को यूज करेंगे ये आपका कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए। ठीक है, तो EC2 इंस्टेंस में कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सॉरी लॉन्च टेम्पलेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी वो AWS ही डिसाइड करेगा, DRS डिसाइड करेगा। इसमें शायद ये लिखा है ना कि इन AWS का केस अगर होता है तो उसमें ये यहाँ से उठाएगा EC2 लॉन्च टेम्पलेट से। एक बार करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये लग रहा है कि AWS DRS will periodically update the EC2 launch template based on the hardware configuration of the source server। तो मतलब उसने क्या किया, सोर्स में मान लो T2.micro था, ठीक है, डेस्टिनेशन में भी वो क्या कर रहा है T2.micro हुआ। अब ओवर द टाइम क्या हुआ, ये आपका M4.large हो गया, सोर्स सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। तो एक्टिव मोड में क्या कर रहा है, AWS चेक कर रहा है कि भाई यहाँ पे M4.large हुई है तो मुझे यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन M4.large करना या व्हाटएवर जो उसको ठीक लगता है। तो राइट साइजिंग करेगा बेसिकली, ठीक समझ गया। प्राइवेट IP को कॉपी करना है या नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आप और ये ऑप्शन सेट करोगे कि भाई प्राइवेट IP सेम रहेगा या अलग रहेगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें रहेगा। लाइसेंसिंग आप ले रहे हो या नहीं ले रहे तो ये ठीक है, अगर विंडोज का है तो आप लाइसेंसिंग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कर लो, विंडोज सर्वर के लिए कर लो। ये सर ये तो मैं समझ गया फिर। ठीक है, हाँ जी। तो ये मतलब तुम्हें एक बार करके देख लेना, बाकी ये क्या है कि हेल्प कर देगा आपको एनवायरनमेंट सेटअप करने में। आइडिया EC2 के लिए तो कर ही रहा है। होती है। हाँ ठीक है। डेटाबेस के लिए DMS सर्विस चलती है, वो भी सेम इसी तरीके की होती है। ठीक है, वहाँ पे DMS टूल चलेगा, वो भी रेप्लिकेशन इंस्टेंस वहाँ पे सेटअप होगी और वो भी आपके डेटा को कॉपी कर देगा इस तरीके से। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली में ये यूज नहीं होता, यहाँ पे क्लाउड एंड्योर करके एक सर्विस है वो यूज होती है। ठीक है, तो क्लाउड एंड्योर का नेम चेंज हो गया, माइग्रेशन सर्विस करके कुछ हो गया AWS में, हाँ तो उसके थ्रू यूज। माइग्रेशन करके दिखा रहा है। हाँ, तो वो MGN हो गया आपका माइग्रेशन है ना, हाँ चेंज हो गया, MDM कुछ हो गया शायद, MGN MGM करेक्ट।
तो ये हो गया, उसको यूज करते। ठीक है जी। तो डिजाइनिंग फॉर रिलायबिलिटी में मैं बात कर रहा था कि हम लोगों ने जब बात करी, अच्छा एक डिस्कशन हो गया हमारा कि, और ये दो टर्म याद रखना कि रिकवरी टाइम ऑब्जेक्ट क्या है और रिकवरी टाइम पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। तो सपोज कीजिए सर हमारा कुछ अपना एक रीजन में चल रहा है प्रोडक्शन और कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो डीआर में इसको हम सेटअप करेंगे, तो प्रोडक्शन से डीआर में सर्वर को अप करने में जो टाइम लगेगा, इन्वायरमेंट को अप करने में जो टाइम लगेगा, दैट इज आरटीओ। दैट इज आरटीओ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो भी अपना जैसे डाटाबेस अप किया या एप्लीकेशन अप किया, वो उसका लेटेस्ट डाटा जो भी रहेगा, कितने कितना मिनट का उसमें बैक है, कितना मिनट बैक है, वो आरपीओ आ जाएगा। वो आरपीओ आएगा, बिल्कुल। क्योंकि इंटरव्यू होगा तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आरटीओ क्या है, आरपीओ क्या है, ठीक है। जिसने किया हुआ है तो वो एकदम बोल देगा, तो वहां से इजी हो जाता है। अब डिजास्टर रिकवरी पैटर्न्स क्या है, ठीक है, डिजास्टर रिकवरी पैटर्न्स क्या है। ठीक है, डिजास्टर रिकवरी पैटर्न आप जो बात कर रहे थे, हम लोग अभी इतना बात कर रहे हैं ना कि कैसे कैसे, तो आप कैसे उसको यूज कर सकते हो। बैकअप एंड रिस्टोर, पायलट लाइट, वार्म स्टैंड बाय और मल्टी साइट, ये चार तरीके के ऑप्शन है, ठीक है। कि अगर आपका डाउन हो गया तो कैसे उसको रिस्टोर कर सकते हो, ये देखने के लिए, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटजी सिंपल है, बैकअप एंड रिस्टोर। आपने बैकअप सेट किए हुए हैं सर्वर्स के, ठीक है, सारी डाउन हो गई, अभी दूसरी साइड पे अप करना है, बैकअप से डेटा रिस्टोर किया और क्रिएशन किया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्या है, टाइमिंग ज्यादा लगती है ना, डाउन टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी टू इम्प्लीमेंट बैकअप एंड रिस्टोर, द कॉस्ट आर आल्सो लीस्ट, क्योंकि सिर्फ आपकी जो बैकअप की कॉस्ट है सिर्फ वही लग रही है, राइट। Amazon RDS इंस्टेंस में क्या होता है, मैनुअल बैकअप और ऑटोमेटिक बैकअप होता है। इफ द डेटा बिकम करेक्ट यू कैन यूज द बैकअप एंड रिस्टोर दिस डेटा इज न्यू डेटाबेस। इसमें कोई इशू है, क्लियर है बैकअप एंड रिस्टोर कैसे करते हो। हाँ जी। इश्यूज क्या होते हैं, इश्यूज क्या आते हैं, इश्यूज है कुछ इसके अंदर, ठीक है। क्या है कि इट टेक्स टाइम टू रिकवर फ्रॉम ए लॉस, है ना। अब मान लो आपका 10 टेराबाइट का डेटा था, तो 10 टेराबाइट का डेटा अगर रिस्टोर होने में 10 आवर्स लग रहा है, तो वो 10 आवर्स का डाउन टाइम आपके पास है, अप नहीं है एकदम। ऐसा नहीं है कि आपने किया और हो गया, और डाउन है और आपकी अप हो गई, ऐसा नहीं है। बिकॉज द डेटा नीड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम अ बैकअप, द रिकवरी प्रोसेस टेक टाइम। फॉर एग्जाम्पल इन RDS इंस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द साइज द रिस्टोर कुड गो फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स, ठीक है, इफ यू आर मैनेजिंग योर ओन डेटाबेस। तो अब ये चीजें आप प्रोफेशनल कोर्स का मतलब समझो। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं और क्या क्या आप यूटिलाइज कर सकते हो और कैसे आप उसको प्लान करोगे, ठीक है। आपने एसोसिएट का कोर्स किया था, जब आपने एसोसिएट का कोर्स किया था तो आपको काम करना तो आता था, ठीक है ना, आप क्लाउड इंजीनियर के रोल पे काम कर सकते हो। अब एज ए प्रोफेशनल लेवल आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप बताओगे कि भाई क्या क्या चीजें हम सेट कर सकते हैं। तो अब आपके पास एक स्ट्रेटजी पता लग गई कि बैकअप एंड रिस्टोर करना है। अगर मेरे पास सबसे चीप स्ट्रेटजी के लिए कस्टमर मेरे से पूछ रहा है, तो मैं बैकअप एंड रिस्टोर ले सकता हूँ। अब आपने देखना है कि उसका एप्लीकेशन कितनी क्रिटिकल है, तो आप कस्टमर से क्वेश्चनर लोगे और आप पूछोगे कि आपकी एप्लीकेशन कितनी क्रिटिकल है, कितना डाउन टाइम ये बियर कर सकती है। अब कस्टमर कहता है ये तो डेव एनवायरनमेंट है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 1 डे का भी डाउन टाइम होगा तो मुझे चल जाएगा। फिर आप क्यों जाओगे उस पर, आप फिर बैकअप एंड रिस्टोर पे जाओगे, ठीक है। फिर आप देखोगे डेटाबेस का साइज कितना है, कितना टाइम लेगा, क्या वो 1 डे के अंदर रिकवरी हो जाएगी। आपने देखा कि 3 to 4 आवर्स के अंदर मेरा बैकअप भी लूंगा तो मेरा रिस्टोर हो जाएगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो आपने बैकअप एंड रिस्टोर स्ट्रेटजी। फिर आप क्यों उसको मल्टी साइट ऑफर करोगे, मल्टी साइट में ऑलवेज अप है, वहां पे भी अप है, वहां पे भी अप है। तो आपको कस्टमर की कॉस्टिंग भी बचानी है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे चूज करते हो। आपका आपका वे ऑफ वर्किंग ये होना चाहिए कि आपको पता है क्या काम करना है। पायलट लाइट, पायलट लाइट क्या है, लाइट मोड में रखी जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दिस स्ट्रेटजी यू हैव अ मिनिमल वर्जन ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज ऑलवेज रनिंग इन क्लाउड। Here you ensure the services that are critical to your architecture are replicated to another environment, ठीक है। If there is an issue with the primary environment, you can just switch to the pilot light environment.
राउट 53 की वेटेड पॉलिसी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। वेटेड पॉलिसी याद था हमारी एक उसमें फिगर थी 0 to 255, है ना। तो अगर आपकी वैल्यू 0 है तो ट्रैफिक नहीं आएगा, ठीक है, और 255 है तो सारा ट्रैफिक यहीं पर ही आएगा। ऐसे ही था। अगर आप सपोज करो आपने एक प्राइमरी है आपका और एक डीआर है, ठीक है, तो प्राइमरी की वैल्यू आप क्या रखोगे 255 और डीआर की वैल्यू 0 रख दोगे, ठीक है। अब आपकी सर्विस डाउन हो गई तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि प्राइमरी को करो और यहाँ पे 255 कर दो। कैसा है ये, कितना बड़ा चेंज है, मेक सेंस। सर ठीक है, तो वेटेड पॉलिसी को यूज करते हैं हम नॉर्मली अगर आपको डीआर का सेटअप करना, ठीक है, तो राउट 53 वेटेड पॉलिसी यूज कर सकते हो। क्लाउड लेकिन सर फॉर्मेशन इसमें जो आपने कहा जैसे राउट 53 में तो आता ना वो जो है प्राइमरी फेलोवर वाला, उसमें तो ये भी हमें करना नहीं, जैसे ही बंद होगा वो तुरंत उस पर चला जाएगा सेकेंडरी पे। फेल ओवर वाली कह रहे हो, हाँ, हाँ फेल ओवर भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज अगर कर सकते उसको आप लाइव करके रखते हैं तो उस केस में है ना, हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फेल ओवर भी यूज कर सकते हो। कि वही लेकिन कॉस्टिंग क्या लेकिन एक बात बताओ ना, अगर सिर्फ एक ही मतलब आपका यूटिलाइजेशन कहाँ पे आप वो देखोगे, है ना। अगर एक ही वेब सर्वर है, एक ही वेबसाइट है, तो प्राइमरी फेल ओवर पॉलिसी दूसरे तरीके से काम करती है। तब एरर मैसेज शो करने के लिए करते हैं कि वी आर ऑन ब्रेक और काइंड ऑफ दिस थिंग, नॉर्मली उसका ये रहता है, ठीक है। और अगर आपका पूरी की पूरा ही एनवायरनमेंट है तो भी आप उसको यूज कर सकते हो, बस अगेन वही कि किसके साथ इंटीग्रेटेड है। मतलब आप लोड बैलेंसर के साथ इंटीग्रेटेड करोगे उसको या एलियास के साथ इंटीग्रेटेड कर सकते हो ना, तो ये। लेकिन वेटेड पॉलिसी में क्या होता है, वेटेड पॉलिसी डोमेन पर चलती है पूरे के पूरे। कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि वेटेड पॉलिसी भी चलती है आपकी और वो भी चल सकती है, फेल ओवर भी चल सकती है। क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स का आपको पता है कि वो उसमें क्या है कि जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसको आप एज ए कोड आपने उसका टेम्पलेट बना के रख लेते हो। जब सर्विस आपकी डाउन हुई तो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट से स्टैक लॉन्च कर दिया। जैसे ही आपने वहां से स्टैक लॉन्च किया तो क्या आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो, हेलो, हाँ वॉइस आ रही है मेरी। हाँ अब आई है। अच्छा, तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे ब्रेक हुआ था, लेकिन मैं ये कह रहा था कि क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो और उससे आप पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बड़ी तेजी से क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो क्लाउड क्लाउड फॉर्मेशन से फॉर्मेशन तक इन्वायरमेंट तो हमने रेडी कर दिया, बट डाटा का क्या होगा, डाटा कैसे आएगा? डेटा में जो आप डेटा रखोगे, जो उसकी ड्राइव रखोगे ना, वो वही ड्राइव रखोगे ना जो पाथ है, जो जैसे आपने पाथ रखा उसका, तो जो वॉल्यूम आईडी होगा वो कौन सा आईडी होगा, जो वॉल्यूम आईडी आपने डीआर में सेटअप किया हुआ है, राइट। और वो आपके पास क्या हो रहा है, डीआर में ही तो हम ये इंफ्रा तैयार कर रहे हैं ना। करेक्ट। डीआर में जो आपका इंफ्रा रेडी होगा, आपने क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक लॉन्च किया वहां पे, हाँ ठीक जी, है, तो आप कह रहे हो कि डेटा डेटा कहाँ से आएगा, वो वाला अपडेटेड डेटा करेक्ट। कहाँ से आएगा, है ना। कहाँ से आएगा, बिल्कुल। हाँ, अपडेटेड डेटा आपके पास वो ओल्ड डेटा रहेगा, वो जो नया स्नैपशॉट है ना, जो आपने पीरियडिकली जो आप बैकअप ले रहे हो वहां पर, कहाँ पर, इसमें डीआर के अंदर, ठीक है। तो डीआर के अंदर जो आप पीरियडिकली बैकअप ले रहे हो वहां से कॉपी करेगा। मतलब क्लाउड फॉर्म सॉरी, जो डीआर के अंदर जो सर्वर लॉन्च होंगे ना, वो सर्वर उसको यूज करेंगे, स्नैपशॉट्स को। स्नैपशॉट विल बी यूज्ड टू लॉन्च EC2 इंस्टेंसेस, ठीक है। नहीं, इसने इस केस में स्नैपशॉट जो है, मेरा एक रीजन ही पूरा डाउन हो गया, मेरे पास स्टैक रेडी है, बट वो कहाँ से लेगा फिर उस केस में? वहां से लेगा ना, डीआर के अंदर स्नैपशॉट तो कॉपी करोगे ना।
अगर आपका स्टॉप मोड के अंदर जैसे पायलट लाइट है, ठीक है, तो पायलट लाइट में कुछ सर्वर जो आपके क्रिटिकल एप्लीकेशन है वो तो ऑलरेडी अप है, ठीक है, बाकी जो एनवायरनमेंट है वो रेडी हो रहा है आपका, समझ रहे हो, मिनिमल वर्जन ऑफ एनवायरनमेंट तो रनिंग है वहां पे, जो आपकी मान लो बिल्कुल जैसे आईसीआईसी बैंक की वेबसाइट है मान लो, ठीक है, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन की वेबसाइट है वो तो अप है, ठीक है, वो तो दोनों में चल रही है, ऑलवेज अप है। जो बाकी सर्विसेज थी जो कम यूज होती हैं उसके लिए उन्होंने क्या किया है, क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक रेडी कर रखे हैं, ठीक है। अब वो जो क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक रेडी कर रखे हैं उसमें वो जो सर्वर लॉन्च होंगे वो किसको लॉन्च करेंगे, स्नैपशॉट को यूज करेंगे। स्नैपशॉट कहाँ पर है, वो प्राइमरी रीजन जो डीआर साइड पर, डीआर साइड पे, वो तो हम अलग उसमें डालेंगे ना भाई, रीजन में। देखो एक तो प्राइमरी हो गया आपका, प्राइमरी में तो बैकअप होता ही था, वो तो मानते हो ना, प्राइमरी में तो स्नैपशॉट लेते ही थे, ठीक है, एंड स्नैपशॉट। अब आप कॉस्ट बचाने के लिए क्या करोगे, या तो आपके पास दूसरा तरीका है पूरा एक्टिव रख दो, लेकिन आप एक्टिव नहीं रखना चाह रहे तो क्या कर रहे हो, ये स्नैपशॉट्स को कॉपी कर देते हो दूसरे रीजन में। कौन से शीट में, स्नैपशॉट आर कॉपीड इन डीआर साइट एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। जो अभी इन्होंने किया था, क्या कहते हैं, अंकित ने जब किया था ना, तो आपने देखा होगा एक ऑप्शन आया था स्नैपशॉट्स की सेटिंग का कि कितने ओल्ड स्नैपशॉट रखना है, यस नो मे बी, हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट है ना। वो क्या था कि मतलब 7 दिन तक की कॉपी रहेगी आपके पास, तो आपके पास 7 डेज जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपके पास 7 डेज का तो बैकअप है ना वहां पे। तो जो आप सर्वर लॉन्च करोगे, जो जो एक्चुअली में आपकी नए इंस्टेंस लॉन्च होना, जो मतलब उतना क्रिटिकल सर्विस नहीं था, क्रिटिकल एप्लीकेशन तो हमेशा अप रहेगा पायलट लाइट में, ठीक है, लेकिन उसके बाकी जो एनवायरनमेंट रेडी कर रहे हो क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक से रेडी कर रहे हो, और वो जो यूज करेगी इंस्टांसेस, वो कौन से इंस्टांसेस यूज करेगी, मतलब जो इंस्टांसेस लॉन्च होंगी वो किससे लॉन्च होंगी, स्नैपशॉट से होंगी, वॉल्यूम से नहीं होंगी, क्योंकि वॉल्यूम का तो बैकअप नहीं होता, वॉल्यूम से इंस्टांस लॉन्च नहीं होती, ठीक है। तो जब वॉल्यूम से इंस्टांस लॉन्च नहीं होती तो वो नहीं यूज करेगा, स्नैपशॉट से यूज करेगा। स्नैपशॉट जो इन्होंने दिखाया था अभी कि जब डीआर की आप एनवायरनमेंट रेडी कर रहे हो तो उसमें आप ये बताते हो कि स्नैपशॉट जो यूज रहेगा वो इससे रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि अंकित तुम्हें भी क्लियर हो गया होगा कि क्या क्यों वो ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। यस सर। तो क्लाउड फॉर्मेशन स्नैपशॉट को यूज करके सर्वर्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। Example, in one region, a web server and database is running. Database is getting replicated in another region where your critical servers are running in other region. If primary goes down in another region, you can up the web server easily. तो देखो वेब सर्वर को तो रेप्लिकेट करने की भी जरूरत नहीं थी, वेब सर्वर तुम्हारा स्टॉप मोड में रखा है, ठीक है, एज डीबी ऑलरेडी बीइंग रेप्लिकेटेड, डीबी को इन्होंने अप करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वेब सर्वर में क्या है, वेब सर्वर में तो डेटा तुम्हारे स्नैपशॉट से भी लॉन्च हो जाएगा तो तुम्हें इशू नहीं पड़ता, लेकिन डेटाबेस अप टू डेट होना चाहिए, तो डेटाबेस ऑलरेडी रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी का फायदा क्या है कि क्रिटिकल चीजें जो है वो तो हमारी अप रहती हैं, और जो सर्विसेज है वो जो बाकी एडिशनल सर्विसेज है वो भी जितना टाइम लेगी वो नॉर्मली एक लॉन्च हो जाती है, ठीक है। तो इन दिस स्ट्रेटजी वी विल बी having an extra cost by having another environment in place. If you are natively transferring your data, you need to ensure the strategy for data sync is properly maintained. तो data sync जरूर इंश्योर करना है कि हमारा properly maintain हो रहा है, मतलब जैसे इस केस में हमने बोला डेटाबेस आपका एक्चुअली में अपडेटेड होना चाहिए। Advantage is that recovery time objective is reduced. Recovery time objective क्या था, जो हमारा रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव था हमारा कितने टाइम के अंदर हमारी साइट अप हो जाएगी, वो आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है, कंपेयर टू बैकअप एंड रिस्टोर के। वहां में स्टैंड बाय, ठीक है, here you have scaled down a version of a fully functional environment. When a disaster occur, the environment can scale up in replicated environment. स्केल अप कर देते हैं बस, बाकी तो सारी सर्विसेज चल रही हैं, क्रिटिकल सर्विसेज भी चल रही हैं, अदर सर्विसेज भी चल रही हैं, लेकिन उनका जो साइज है वो छोटा किया हुआ है, ठीक है। अगर वो हो गया तो उसको अप कर देते हैं, बस इतना डिफरेंस है। इन द सेकेंडरी रीजन ऑल द सर्विसेज अप एंड रनिंग लाइक वेब एंड डेटाबेसेस बोथ इन एक्टिव मोड। यहाँ पे वेब सर्वर क्या था, डाउन मोड में था, ठीक है, तो उसका पैसा बच रहा था, लेकिन अभी वेब सर्वर भी अप मोड में।
बट इन सेकंड रीजन वेब सर्वर पार्ट इज स्केल डाउन कंपेयर टू 3:1। मतलब वहां पे आपने लगा रखी थी कि 3 सर्वर्स आपके चल रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस के। यहाँ पे आपका 1 ही एप्लीकेशन चल रही है, तो एप्लीकेशन की क्या होगी, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। मेक सेंस? परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई, लेकिन सर्विस तो आप है ना, सर्विस में कोई भी डाउन टाइम नहीं आया। तो आपको कभी कभी जब हमको सुनने को मिलता है कि भाई वेब व्हाट्सएप स्लो चल रहा है, रिस्पॉन्स स्लो कर रहा है, या कोई साइट है वो स्लो चल रही है, तो वो इस वजह से उसको स्केल अप कर सकते हो आप। तो अब उसको वहां पे बस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है, वो साइट आपकी अप हो जाएगी। इट इज एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपेयर टू अ लाइट pilot light mode as it is having another server in place, another environment in place, क्योंकि environment पूरा का पूरा up है। If you are natively transferring your data, you need to ensure the strategy for data sync is properly maintained. The advantage is that the recovery time object is reduced compared to pilot even. Recovery point objective depends on your data sync. जो कॉन्स कह सकते हो या जो इसका साइड इफेक्ट है वो क्या है कि कॉस्टिंग बढ़ जाती है, बस इतना है। ठीक है, मल्टी साइट सबसे आसान है, सब कुछ अप है, सब कुछ वहां पे भी अप है, सेम एनवायरनमेंट वहां पे भी अप है, कुछ नहीं करना, 0 to 255, 255 to 0 करा, काम खत्म। ठीक है, तो it will have the same structure setup in DR region in active mode. You are running your application in multi-region mode with load balancing. In case one region down, another region is available. Most costly solution but have advantage of all up at the same time. किसी में कोई डाउट हो तो बता दो, नहीं तो ये डिजास्टर रिकवरी पैटर्न्स आपके यूज होते हैं। चार तरीके के ऑप्शन है आपके पास, कुछ क्वेरी कुछ डाउट। तो ये सिर्फ समझने के लिए पैटर्न्स हैं, इस टाइप के पैटर्न्स हम यूज करेंगे जस्ट फॉर द डीआर, हमारा एक्शन प्लान ही होगा ना। मतलब ये कोई ऐसा भी है, ऐसे कोई सर्विस तो है नहीं है, ये तो बस वो है पैटर्न्स है, लाइक मेथोडोलॉजी है। तो ये क्या AWS रिकमेंडेड पैटर्न्स हैं या मतलब कि ऐसे एक बना ये तो रखा है ग्लोबली रिकमेंडेड है, ग्लोबली रिकमेंडेड है, बेस्ट प्रैक्टिस AWS क्या रिकमेंड करता है वो एक अलग होगा ना। AWS भी सेम इसी को फॉलो करता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। AWS भी AWS के सेम डॉक्यूमेंट में कहीं ये मेंशन है 4 पॉइंट जो है, बैकग्राउंड स्टोर क्या है, पायलट लाइट क्या है, इस तरह का। नहीं देखा मैंने, AWS का डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखा यार इसमें इस तरीके का। लेकिन ये मतलब AWS का क्यों है, क्योंकि AWS हमेशा इसी तरीके से चीजें लेके चलता है। अभी तक जितना भी हमने स्टडी करा था तुमने देखा होगा, हाई अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है, DR की बात कर रहा है, इन्होंने लास्ट में जो DR सेटअप किया था तो उसमें भी सेम चीज ही कर रहा है, एक्टिव मोड के अंदर लेके चल रहा है। नहीं मेथड तो ठीक है चारों के लिए, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी यूज की है 4 पॉइंट्स जो बनाए हैं वो मतलब AWS उनको कितना रिकमेंड करता है? सेम है, लेकिन हाँ मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसका, मैं आपको प्रूफ के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन यही काम करते हैं। मतलब यहाँ पे तो बस यही कह सकता हूँ मैं, अभी फिलहाल तो वर्ड्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। और अब मान लो कोई इंटरव्यू लेता है, वो कहने लगा अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है भाई अपना इसके लिए डीआर सेटअप के लिए, हम ये पॉइंट यही बताएंगे जो मिलेगी, अगर डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो भी यही है ना, मिलेगी। तो वो हाँ कहेगा समझ ये गया। क्या पॉइंट है भाई, पायलट लाइट क्या होता है हमने हाँ सुना नहीं। हाँ तो सही है ना, नहीं आपसे पूछेगा और आप बताओगे तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ये रहा, ये देखो AWS का डॉक्यूमेंटेशन है, RPO की बात कर रहा है, RTO की बात कर रहा है, ले लो। नहीं मैं ये तो क्लियर है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं जो 4 पॉइंट जो आपने बताए थे, पायलट लाइट, वार्म, स्टैंड बाय, ये देखो ये ना, जो ये ये जो देखो ना, टर्मिनोलॉजी है, हाँ ये आ अरे गया ना, सर ये देखो ना, वही मैं कैसे थोड़ा सा तो पेन लेना पड़ेगा, पहले एक बार गूगल तो देख लो कि कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक। यही बताया ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो यही है, बस मैंने वेरीफाई नहीं किया, आपने भी नहीं किया, आपने कहा सर ही वेरीफाई करेंगे हैं? पता चलेगा तभी तो वेरीफाई करेंगे, है क्या। अरे सर ढूंढो तो सही। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे को ना वो नोट पैड चाहिए होंगे 2 ये वाले ना, एक डीआर वाला और एक जैसे पॉइंट टाइम वाला, तो और एक ये पैटर्न वाला नोट पैड जो नॉट नोट है पैड तो ना। रोज की रोज सर सेंड कर दिया करो, जो भी डिस्कस करते हैं उससे थोड़ा जल्दी कवर हो जाता है टॉपिक। चलो मैं देखता हूँ। ठीक है जी, तो अभी हम
आज का DR तक हमारा हो गया, आज के लिए ओवर करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी ये तुम्हारी ऑफिशियली भी हो गई और मतलब आप इसको यूज कर सकते हो प्रॉपरली तरीके से, ठीक है। और आपके पास लैब्स जो मैंने दिया है ना, प्लीज आज आप मतलब लैब्स करो, या अगर कल का क्लास आएगा लैब्स करो, और लैब्स के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। जो लैब्स दिया है वो एक बार लैब्स पूरा प्रॉपर कर लो, मुझे बताओ ठीक है। एक बार कंफर्म करके कि सर ये हो गई हैं, ठीक है। छोटी छोटी लैब्स हैं, ज्यादा नहीं है, आधे आधे घंटे की लैब्स हैं, वो बस डॉक्यूमेंट पे ज्यादा दिखता है क्योंकि वो लिखा हुआ होता है ना, स्टेप बाय स्टेप है, वैसे ज्यादा देर का काम नहीं है। चलो आज का वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है सर। अभी हमारे क्या क्या टॉपिक रह गए हैं सर, एक बार जरा देखो। %70 70% काम हो चुका है अब, ठीक है। आज हमने ये कर लिया, नेटवर्क रिडंडेंसी देखेंगे, हेल्थ चेक कर चुके हैं हम, ठीक है। इसकी मैंने तुम्हें लैब दी है, ये वाले के लिए नहीं, ये वाली नहीं दी, ये दी है आपको, ठीक है। और इसकी लैब मैं बाद में दूंगा आपको। सिंपल क्रॉस रीजन एप्लीकेशन भी आता है, कोई डाउट है इसमें? तो उसमें मतलब किसी और पर्टिकुलर रीजन में बैकअप रखेगा अपना वो सारा ना, S3 में जब हमने किया था ना, एक बकेट बकेट जो में बनाए हैं वो वहाँ पे क्रॉस रीजन में रखेगा हाई एचए मेंटेन करने के लिए। करेक्ट, वही। कॉस्टिंग बढ़ेगी इसमें भी। डायनामोडीबी में हाई अवेलेबिलिटी कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी मैं तुम्हें लैब दे दूंगा। बाकी डायनामोडीबी में हाई अवेलेबिलिटी के लिए क्या था, ग्लोबल टेबल बनाते हैं, है ना। ग्लोबल टेबल बनाता है तो क्या करेगा, मल्टी रीजन में एक रेप्लिका बना के रखता है। जब हमने डायनामोडीबी किया था तो हमने देखा था कि एक ग्लोबल टेबल बनती है, वो दूसरे रीजन में भी कॉपी करके रखती है। अब ये कोर्स रह गया आपका, क्लाउड फ्रंट है, इलास्टिक कैसे कर चुके हो, राइट। और क्या है आपके पास, लैम्डा वैम्डा भी अभी करना है अथीना हमें। करेंगे, लैम्डा है, किनेसिस है, वर्क स्पेस करोगे, ऐप स्ट्रीम करोगे, ठीक है। और कुछ लैब्स हैं ये, ठीक है, जैसे आप डेटा सर ट्रांसफर आपको करना, ये टेराफॉर्म आता ये है सब है क्या यार, कोर्स, क्या ये सब टेराफॉर्म कोर्स है। का? हाँ, टेराफॉर्म भी पढ़ाते हो क्या आप, टेराफॉर्म? पढ़ाता नहीं हूँ मैं, आइडिया है, बताओ। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था मैं इसके बाद, क्योंकि आजकल टेराफॉर्म और ये कुबरनेटिस का बहुत डिमांड में है। टेराफॉर्म, डॉकर, क्यूबरनेटिस, इस बहुत कोर्स के डिमांड। बाद ये कर लेना, ठीक है। तो जी जी। ये काफी क्या क्या? आपको फायदा देगा, टेराफॉर्म, डॉकर, क्यूबरनेटिस। हम तो ये आता है, डॉकर डॉकर कुबरनेटिस नहीं किया कभी। हाँ वो भी कर लेना, अच्छा है। तो डॉकर क्यूबरनेटिस की बहुत रिक्वायरमेंट है आजकल ना, सॉरी। तो अगर क्यूबरनेटिस में प्रैक्टिकली काम किया हुआ है, आपको एनवायरनमेंट में मिल जाता है, तो वो काफी अच्छा है। मेरे यहाँ तो सर काफी कम होता है इसमें, बहुत बहुत वाइड उस पर काम होता है रेंज में हमारा ना, ई केस में है क्यूबरनेटिस काफी। पे, क्यूबरनेटिस पे। हमारे क्लाइंट्स होते हैं ना, सैस कहते हैं, हमें ई केस में हाँ चाहिए या कुबरनेटिस चाहिए। हमारे तीन तीन तो वो हैं, चार हैं क्लाउड प्रोवाइडर हम यूज कर रहे हैं। हमारा सैस हाँ है ना, सैस को हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड जो सीएसपी है उस पे हमें क्लाइंट्स को करके दिखाना होता है। उसमें प्री सेल्स सोल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं तो वो करते हैं। हाँ हाँ, क्यूबरनेटिस का तो अगर आपके पास है एनवायरनमेंट ना, बहुत अच्छा है, कर लो इसको, क्योंकि क्यूबरनेटिस पे इतना काम है। और